अब हम लोग पढ़ेंगे चीन के संविधान की विशेषता। लेकिन बेटा सीधे अगर हम लोग चीन का संविधान पढ़ने लगेंगे तो वो बातें समझ में नहीं आएगी। दुनिया में या तो पूंजीवादी देश हैं और तीसरी दुनिया के देश हैं, जैसे भारत जैसे देश हैं, विकासशील देश हैं, और एक दूसरे देश हैं, दूसरे प्रकार के देश हैं, कंट्रीज हैं, जहां पर साम्यवाद की व्यवस्था की गई है, साम्यवादी व्यवस्था है। और ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इसलिए ये बातें आप सबको मैं शेयर कर रहा हूं। इन बातों की आवश्यकता इसलिए है बेटा, आप लास्ट का ये जो भी हमको एक बेटे ने भेजा है, तो आप लास्ट जो मैक्सिमम फिगर होगा उसी का चित्र हमें भेजिएगा, मैक्सिमम फिगर का। जैसे इस समय 134 है, तो इसका फिगर आप हमें भेज दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग ये जान रहे हैं कि दुनिया में या तो पूंजीवादी देश हैं, दूसरे मध्यवर्ती देश हैं जो भारत जैसे हैं, और दुनिया में कुछ देश हैं जो साम्यवादी हैं। और ये फर्स्ट पेपर के लिए भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट पेपर में प्रथम प्रश्न पत्र में भी आपको स्टेट का कंसेप्ट पढ़ना है और मार्क्सवाद भी पढ़ना है। तो मार्क्सवाद के लिए भी ये बहुत काम आएगा, और स्टेट का जो कंसेप्ट है उसमें मार्क्सियन व्यू भी आपको पढ़ना है। तो आज का ये जो मेरा लेक्चर है इसे आप ध्यान से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। तो इसको मैं इंग्लिश में भी दे दूंगा, लेकिन चूंकि अब हम लोगों के पास समय कम है तो आप हिंदी वाले समझ लें, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो हम यहां से प्रारंभ करते हैं कि दुनिया में जितने राजनीतिक दर्शन हैं, जितने प्रकार का राजनीतिक विचार है, राजनीतिक विचारों को दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक बार पुनः सुनिए, दुनिया में जो राजनीतिक विचार हैं वो दो भागों में विभक्त हैं। दुनिया के राजनीतिक विचार दो भागों में विभक्त हैं। विश्व का जो राजनीतिक विचार है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक को कहते हैं भौतिकवादी विचारधारा, मेटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी या मेटेरियलिज्म, भौतिकवाद कहते हैं। और दूसरी विचारधारा को कहते हैं वॉइस क्लियर होगी, तुम अपनी वो देखो, कनेक्टिविटी ठीक रखो। हमारे यहाँ ठीक है बेटा, और इस तरह का आप डिस्टर्ब करेंगे तो क्लास नहीं चल पाएगी, या बाद में रिकॉर्डिंग, आप जहां बैठे हैं कनेक्टिविटी गड़बड़ होगी तो आपको आवाज साफ नहीं आएगी। मेरे यहाँ 100% कनेक्टिविटी है, और 100% कनेक्टिविटी की वजह से हम अपनी कक्षाएं ठीक ढंग से पढ़ पा रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ कनेक्टिविटी एकदम सही है, आप पढ़ते जाइए। मेरी आवाज सबको पहुंच रही है ना? मेरी आवाज सबको पहुंच रही है? देखो ये सबकी मेरी आवाज पहुंच रही है। आप जहां बैठे हैं वहां कनेक्टिविटी देखिए, और दूसरा इस तरह डिस्टर्ब करेंगे तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। आप जहां बैठे हैं नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। इस तरह डिस्टर्बेंस से एक आदमी के कारण या तो क्लास में छोड़ दूं, तब फिर उसी तरह एक्स्ट्रा क्लास बुलाऊं, तब पढ़ाई हो पाएगी। ये कौन सा सहूर है कि हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं जा रही है, क्लियर नहीं है। अब वहां क्लियर मैं करूंगा क्या जाके? उसका नाम लिख के भेज दो, उसको हम रिमूव कर देते हैं। ये सब बाहरी हैं, कोई अपने क्लास का नहीं है। बाहर के लोगों को आपने लिंक शेयर कर दिया है, वही ऐसी बेहुदा बातें करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए फिर हम लोग सुनते हैं एक बार। दुनिया के राजनीतिक विचारों को दो भागों में बताया गया है। चलो, वो जो सुन रहा है जिसके पास क्लियर नहीं है वो अपना क्लियर करके सुने, फिर उनके पास रिकॉर्डिंग होगी। दुनिया के राजनीतिक विचारधारा को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं मेटेरियलिज्म, भौतिकवाद, और दूसरे को कहते हैं आदर्शवाद। और दुनिया की जितनी विचारधाराएं हैं वो ये दो ही भागों में बटी हुई हैं, भौतिकवादी और आदर्शवादी। एक को कहते हैं भौतिकवाद और दूसरे को कहते हैं आदर्शवाद। अब बेटा इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुनिया के राजनीतिक विचारधाराओं को दो भागों में विभक्त किया गया है।
भौतिकवादी विचारधारा और आदर्शवादी विचारधारा। तो जो अधिक संख्या है मानने वालों की, वो आदर्शवादी विचारधारा के संख्या अधिक है। खैर, अभी इतने तक हम जाने कि दुनिया की जो राजनीतिक विचारधारा है वो दो भागों में है, एक को भौतिकवाद कहते हैं और एक को आदर्शवाद कहते हैं। भौतिकवाद में मैटर की, उसका नाम ही है मैटेरियलिज्म, उसमें भौतिक पदार्थों की प्रधानता होती है। जितने भौतिकवादी होते हैं वह भौतिक पदार्थों को प्रधानता देते हैं। भौतिक पदार्थ माने जैसे स्टील है, आयरन है, जंगल है, पहाड़ है, ये सब भौतिक चीजें हैं। तो भौतिकवादी भौतिक चीजों को अपने में प्रधानता देता है, और दुनिया के जो आदर्शवादी विचारधारा है वह विचारों को प्रधानता देती है। किसको प्रधानता देती है? विचारों की। उनकी दृष्टि में विचार महत्वपूर्ण है, उनकी दृष्टि में विचार महत्वपूर्ण है। और मैं समझा दूं कि विचार किसे कहते हैं। जैसे ये कलम है, आप सब इस 30 मिनट पर कलम को देख रहे हैं, कलम का काम लिखना है, तो आप जान रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और आपका मस्तिष्क बता रहा है कि इससे लिखने का काम करते हैं, इसको कलम कहते हैं। तो ये एक तथ्य हो गया। किससे हमने जाना? अपने आंखों से और मस्तिष्क से जाना है कि यह इसे कलम कहते हैं और कलम से लिखने को के काम में आती है, तो इसको हम तथ्य कहते हैं। और तथ्य मिल जाते हैं तो विचार हो गया। विचार अपने भावों की अभिव्यक्ति है। जैसे सबको पढ़ना चाहिए, अच्छे अंक प्राप्त करना चाहिए, ये सब विचार हो गए। तो जो आदर्शवादी हैं वह विचारों को प्रधानता देते हैं, और आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा, इसे आइडियलिज्म कहा जाता है, आइडियोलिस्टिक थ्योरी इसे कहा जाता है, इसे आदर्शवाद कहा जाता है, और जिसमें विचारों की प्रधानता होती है। तो दो चीजें मैं समझता हूं कि हमारे सारे विद्यार्थी बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे हैं कि दुनिया की, विश्व के जो राजनीतिक विचार हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं, या तो वो भौतिकवाद है या तो आदर्शवाद है। मैंने बार बार आपको बताया कि आप भौतिकवाद में मैटर की या पदार्थ की प्रधानता होती है, भौतिक वस्तुओं की प्रधानता होती है, और आदर्शवाद में विचारों की प्रधानता होती है। इतना आप सभी लोग समझ गए हैं, और अब समझते जाइएगा तो इसमें आप वो करते जाइएगा। आप जो यहाँ पर है ना चैट है, तो जो बातें समझ में ना आए वो चैट में रखिएगा। किसी का माइक फिर ऑन है, वो माइक ऑफ कर ले। तो दुनिया के जो विचारधाराएं हैं उसको दो भागों में हम विभक्त करते हैं। एक को कहते हैं भौतिकवादी, मेटेरियलिज्म कहते हैं। भौतिकवाद, वाद माने विचार, भौतिक, जहां विचार भौतिकता का है, और दूसरा है आदर्शवाद, आइडियलिज्म, जिसे हम कहते हैं यस अनुराग सिंह, अच्छी बात है, इसी तरह आप लोग कहते रहिए, लिखते रहिएगा। तो दूसरी विचारधारा है आदर्शवाद, आइडियलिज्म, इसमें विचारों की प्रधानता होती है। अब यहाँ से चूंकि ये बातें बड़ी बड़ी हो गई हैं कि ये भौतिकवाद है, उसमें विचारों की प्रधानता होती है, वो आदर्शवाद है, भौतिकवाद में पदार्थों की प्रधानता होती है, उसे हम भौतिकवाद कहते हैं या मेटेरियलिस्टिक थ्योरी या मेटेरियलिज्म कहते हैं। अब इसको समझना है थोड़ा सा आसानी से, तरीके से, उदाहरण से इसको हम समझ लेंगे तो आप सबको ये चीजें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगी। जैसे जो आइडियोलॉजी है, जो आइडियोलिज्म है, जो आइडिया है, वो कहां से आता है? हमारे ब्रेन से। आइडिया माने होता ही विचार, हमारे मस्तिष्क में विचार आएगा। और भौतिक पदार्थ है, जैसे ये कलम है, ये मोबाइल है, एक मेज है, क्लास में आप पढ़ते हैं तो क्लास में जिस पर हम पढ़ाते हैं, हम और डॉक्टर विवेक है, वहां पोडियम होता है, पोडियम लकड़ी का बना होता है। तो भौतिकवादी विचारधारा का जो दार्शनिक होगा, जो विचारक होगा, जो थिंकर होगा, जो भौतिकवादी होगा,
वो कहेगा कि यह लकड़ी नहीं होती। लकड़ी भौतिक चीज है, मैटर है, पदार्थ है। तो भौतिकवादी कहेगा कि ये लकड़ी नहीं होता तो ये पोडियम या मेज नहीं बनता। तो उसमें किसकी प्रधानता है? पदार्थ की प्रधानता है। लोहे से कुर्सी बनी हुई है तो भौतिकवादी कहेगा कि ये लोहा नहीं होता तो कुर्सी कैसे बनाएंगे इसका आइडिया भी इस मस्तिष्क में नहीं आता। तो यही भौतिकवादी कहता है कि पदार्थ महत्वपूर्ण है, पदार्थ को देख करके आइडिया आया हुआ है, ये भौतिकवादी कहेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में पदार्थ महत्वपूर्ण है, भौतिक चीजें महत्वपूर्ण हैं। तो ये भौतिकवादी हो गए। अब आदर्शवादी क्या कहेगा? आदर्शवादी कहेगा कि अरे मैटर पहले नहीं है, विचार प्रमुख है। ये मेज इसलिए बना है कि मेज में 4 पाए बनेंगे, यह विचार, यह आइडिया हमारे मस्तिष्क में आया, विचार पहले आया, तब इस भौतिक चीज का प्रयोग हुआ, तब इस भौतिक चीज से हमने मेज बनाई है, कुर्सी बनाई है, बड़ा सा हमने इस मटेरियल का ही प्रयोग करके क्या बना लिया है? मोबाइल बना लिया है। तो कहेंगे कि मोबाइल बनाने का आइडिया पहले आया, तब पदार्थों का प्रयोग हुआ, ये आदर्शवादी कहेगा। और भौतिकवादी कहेगा कि यह भौतिक पदार्थ नहीं होता, यह लकड़ी नहीं होती तो मेज बनाने या कुर्सी बनाने का आइडिया नहीं आता। ये अंतहीन विवाद है। लेकिन भौतिकवादी कहता है कि भौतिक चीजों को देख करके आइडिया आती है, और आदर्शवादी कहता है, आइडियलिज्म थ्योरी वाला विद्वान कहता है कि नहीं, पहले आइडिया आता है तभी इस भौतिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। और मैं समझता हूं कि समस्त विद्यार्थियों के समझ में ये बात आ गई है। आप अपने चैट में इसे प्रयोग कर बता सकते हैं कि हाँ समझ में आ गया है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह बात मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं कि भौतिकवादी पदार्थों को महत्व देता है कि पदार्थ नहीं रहेगा तो आइडिया ही नहीं आएगा, विचार ही नहीं आएगा। और जो आदर्शवादी है, जो विचार को प्रधानता देता है, वह कहता है कि विचार नहीं होता तो पदार्थों का, भौतिक चीजों का, भौतिक चीज मैंने जो हमारे सामने दिखाई देती है, स्टील है, लोहा है, लकड़ी है, पहाड़ है, जंगल है, जमीन है, झरने, ये सब भौतिक चीजें हैं। तो यही वो कहना चाहते हैं। आदर्शवादी कहेगा कि विचार प्रमुख है, विचार से पहले विचार आता है तब मेज बनेगा, इसलिए आदर्शवाद में विचार प्रमुख है। भौतिकवादी कहेगा कि नहीं भाई, सबसे पहले अगर यह पदार्थ नहीं होता, भौतिक चीजें नहीं होती तो आइडिया नहीं आता, विचार नहीं आता। अब इतनी बातें आप सभी समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यह आदर्शवाद, यही आइडियलिज्म थ्योरी है, और आइडियलिज्म है, और यही मेटेरियलिज्म है। ये बातें क्लियर हो गई। दुनिया में कार्ल मार्क्स एक ऐसा विद्वान हुआ है, कार्ल मार्क्स, जिसके सिद्धांत को हम लोग भौतिकवादी कहते हैं। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत कैसा है बेटा? भौतिकवादी है। कार्ल मार्क्स कैसा है? भौतिकवादी है। वो पदार्थ को महत्वपूर्ण देता है। और रसिया में जो थ्योरी, जो चाइना में दर्शन है, वो कम्युनिज्म का है, वह साम्यवाद का है, वह कम्युनिज्म का है। अब कम्युनिज्म में जो कुछ है वो महत्वपूर्ण है पदार्थ, पदार्थ महत्वपूर्ण है, भौतिक चीजें महत्वपूर्ण है, और उसी को हम कहते हैं मार्क्सवाद। अब थोड़ा सा हम मार्क्सवाद भी समझ लेते हैं, और अपनी पेन और कॉपी बेटा आप लोग अपने बिल्कुल साथ खोले हुए रखिए, अपनी पेन और कॉपी। और मार्क्स ने, जब तक ये मानव समाज हुआ है, उस मानव समाज का मार्क्स ने
मार्क्स ने इकोनॉमिकल एनालिसिस की है। अब तक का जो विश्व रहा है उसकी इकोनॉमिकल एनालिसिस की है, इतिहास की। और इतिहास कहते हैं, हम किसको इतिहास कहेंगे? इतिहास कहते हैं जो बीत गया है और जिसका साक्ष्य हमारे पास है, वो इतिहास है। बहुत साधारण शब्दों में जो समय व्यतीत हो गया है वह इतिहास है। और इसी इतिहास का, मानव समाज के इतिहास का मार्क्स ने व्याख्या की है। मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है, इसे पढ़ लीजिए। मार्क्स इसे कहता है इतिहास की आर्थिक व्याख्या, जो पास्ट है, जो व्यतीत हुआ है। तो मार्क्स कहता है कि दुनिया का जो राजनीतिक विचार है, किसी बच्चे शिवम ने लिखा है कि अंततः गुरुदेव मैं यह जानना चाह रहा था कि भौतिक प्रधान महत्व देना चाहिए। नहीं बेटा, ये अंतहीन विवाद है। इसका अंत आज भी नहीं हुआ है कि भौतिक चीज महत्वपूर्ण है कि विचार चीज महत्वपूर्ण है। दोनों का अपना अपना महत्व है। अगर विचार नहीं होगा तो भौतिक चीजों का महत्व नहीं रहेगा, उसका उपयोग नहीं होगा। अगर भौतिक चीजें नहीं रहेंगी तो विचार नहीं आएगा। यह एक अंतहीन विवाद है और इस विवाद का समाधान इतना ही है, आप समझने के लिए जान जाइए। मार्क्स ने तो भौतिक चीजों को प्रधानता दी, आदर्शवाद अब आगे पढ़ेंगे, उन्होंने विचारों को प्रधानता दी। भारत ऐसा है जहां आदर्शवाद है, जहां विचारों को प्रधानता है। दोनों का महत्व है और दोनों मिलके ही पूरा होते हैं। तो हम कहेंगे कि जितना महत्व भौतिकवाद का है उतना महत्व आदर्शवाद का है। कोई न बहुत अधिक है न कोई कम है, दोनों के मिलने से ही संसार चल रहा है। भौतिकता नहीं होती तो वैज्ञानिक प्रगति नहीं होती, हम सभ्यता को इतने उत्कर्ष पर नहीं ले जाते, और विचार नहीं होता तो दुनिया का संचालन नहीं होता है। वो दूसरी चीज है, हमसे व्यक्तिगत मिलकर बात कर लीजिएगा। इतना आप जानिए कि जब मार्क्स आया तो उसने मार्क्स ने इस समाज की व्याख्या की, और मार्क्स का जो सिद्धांत है वो भौतिकवादी है, और जो उसने सिद्धांत दिया उसे मार्क्सवाद या मार्क्सिज्म कहते हैं। वाद माने विचार, मार्क्सिज्म ISM, इज्म माने विचार, मार्क्सिज्म माने मार्क्स का विचार। मार्क्सवाद, वाद माने हिंदी में होता है विचार, मार्क्स का विचार। तो यही मार्क्सियन थ्योरी, कार्ल मार्क्स जो भौतिकवादी विचारधारा का दार्शनिक था, उसने दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा है सूरज ने कि उसने मिलाया। उसको हम लोग बाद में, चूंकि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो हम लोग उसी तरह पढ़ेंगे। कांट हमारे राजनीति का विद्यार्थी नहीं, आप लगता है कि उसको पढ़ते हैं फिलॉसफी। बिल्कुल सही कहा, दोनों को मिला दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, मार्क्स को हमें समझना है। तो जो मार्क्सियन थ्योरी है उसकी, जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद, उसका आधार भौतिकता है। उसके सारे विचार का आधार, अभी सूरज ने लिखा है कि कांट दोनों को मिला देता है। एक और दार्शनिक हुआ है जिसने विचारों को महत्व दिया है, वह था हीगल। और विचारों में द्वंद्व होता है, जैसे सत्य है तो असत्य है, असत्य है तो सत्य है, झूठ है तो सत्य है, रात है तो दिन है। यह बिना रात के दिन की कल्पना नहीं हो सकती और बिना दिन के रात की कल्पना नहीं हो सकती। बिना सत्य के असत्य नहीं हो सकता, और असत्य तभी असत्य है, तभी सत्य का महत्व है। तो ये द्वंद्व है, एक दूसरे का द्वंद्व है। अभी मैं समझाऊंगा, आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो मार्क्स ने कहा कि दुनिया विश्व का जो समाज है वह जो अब तक चलता आ रहा है उसका आधार भौतिक पदार्थ है, और इस भौतिक पदार्थ के आधार पर ही भौतिक पदार्थ क्या है? भौतिक पदार्थ माने लकड़ी, लोहा, जंगल, जमीन, कैपिटल, पूंजी। इसी पर समाज चलता है, और इसी पर किसका अधिकार होगा, किसका नहीं अधिकार होगा, यही मार्क्सियन थ्योरी है। तो हम अब तक के इतिहास की व्याख्या में हम जाएंगे
अब तक की इतिहास की आर्थिक व्याख्या को मार्क्स ने कहते हुए उसका पहला जो युग आता है वह था आदिम साम्यवादी युग, प्रिग्मेटिव एज का कम्युनिज्म। लिखते चलिए, आदिम साम्यवादी युग पहला युग था, वो प्रेग्मेटिक एज था, प्रिग्मेटिक कम्युनिज्म था, प्रिग्मेटिक कम्युनिज्म था, आदिम साम्यवाद था। हिंदी वाले लिख लें आदिम साम्यवाद और अंग्रेजी वाले लिख लें प्रिग्मेटिक कम्युनिज्म। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रिग्मेटिक कम्युनिज्म इतिहास की आर्थिक व्याख्या करते हुए मार्क्स पहला युग बताता है, वह है इतिहास की आर्थिक व्याख्या का पहला युग, आदिम साम्यवादी युग, आदिम साम्यवाद। आदिम साम्यवाद को अब समझिए ये क्या है। मार्क्स कहता है कि आदिम साम्यवाद कहते हैं कि निजी संपत्ति किसी की नहीं थी। आदिम साम्य मने समानता का, वाद मने विचार, कम्युनिज्म था, सभी बराबर थे, किसी की निजी संपत्ति नहीं थी, हर संपत्ति सबकी थी। जंगल पर सबका अधिकार था, झरनों पर, नदियों पर, सूरज पर सबका अधिकार था। कोई किसी की निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, कहीं निजी संपत्ति नहीं थी। मेरी वॉइस नहीं आ रही है कि वॉइस की प्रॉब्लम है? वॉइस मेरी क्लियर है ना? मेरी आवाज पहुंच रही है ना? हाँ, तो वो भाई बार बार ऐसा मत कहो, वो किसी की कनेक्टिविटी गड़बड़ होगी तो पढ़ाने में डिस्टरबेंस हो जाएगा। नहीं आ रही है तो मत पढ़ो, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना जब तुम्हारी कनेक्टिविटी ठीक होगी। इन बच्चों को समझाइए, बीच में डिस्टरबेंस होता है इससे। ये लगता है बाहरी है, हमारे कॉलेज के नहीं है, बहुत बाहरी है। अब एक दिन किसी को बैठाते सबका देख लेते हैं कौन अपनी रसीद वाला है, कौन आधार कार्ड वाला है, नहीं तो बाहर वालों को रास्ता दिखा दिया जाएगा, उनको इसका अप्रूवल समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा मत करो भाई, आवाज मेरी क्लियर है, सारे बच्चे सुन रहे हैं। नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है, तुम्हारी कनेक्टिविटी बीच में ये डिस्टरबेंस मत करो। तो मैं बता रहा था कि टोटल, बहुत एक अच्छे बच्चे ने लिखा था कि सभी लोग समान थे, सभी लोग समान थे, टोटल इक्विलिटी थी। कहीं पर भी कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। जंगल थे तो जंगल से फल सभी लोग खा रहे थे, झरने थे सभी पानी पी रहे थे, नदियां थी सभी की प्यास बुझा रही थी, सभी इक्वल थे। बहुत अच्छी बात लिखी है, ऑल आर इक्वल, सभी बराबर थे, कोई डिस्पैरिटी नहीं थी, किसी प्रकार की असमानता नहीं थी, इसीलिए निजी संपत्ति नहीं थी। इसीलिए कहा मार्क्स ने कि दुनिया में जब मानव उत्पन्न होता है तो वह युग आदिम साम्यवाद है, प्रिग्मेटिक कम्युनिज्म है, प्रिग्मेटिक एज का कम्युनिज्म है, जिसमें निजी संपत्ति नहीं थी और प्रत्येक व्यक्ति बराबर था, हर इंसान बराबर था, सभी संपत्ति पूरे समाज की थी। जो स्टेट होल्डर्स थे वो सभी थे, जितने नागरिक थे, जितने व्यक्ति थे, वो सभी समाज के संपत्ति के मालिक थे, निजी संपत्ति नहीं थी, सबकी संपत्ति सबकी थी। जो कंट्रोल था वो क्या था? पब्लिक था। सब कुछ सार्वजनिक था। जितने उत्पादन और वितरण जहां से हो रहा था, जितना प्रोडक्शन हो रहा था, उस पर सभी का समान अधिकार था। निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। प्रकृति द्वारा जितने भी संसाधन उपलब्ध थे उस पर सबका समान अधिकार था। बहुत अच्छी बात विवेक ने लिखी। नो डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ कार्य का विभाजन तो था ही। अरे भाई, हर आदमी
तो राजा नहीं होगा, हर आदमी नेतृत्व करता नहीं होगा, लेकिन सभी बराबर थे, चाहे राजा था या रंक था। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी तो सभी क्या थे, न तो कोई अमीर था न कोई गरीब। बहुत सुंदर बात लिखी है, एकदम सभी बराबर थे। तो ये था, आप समझ गए हैं सभी लोग, आप इतना अच्छा लिख रहे हो, तो सभी लोग बराबर थे, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं था, सभी लोग बराबर थे। अब मार्क्स ने दूसरे युग की कल्पना की, जिसे स्लेवरी एज या दास युग कहा जाता है। जैसे हम स्लेवरी एज या दास युग कहते हैं, बिल्कुल सब सही लिख रहे हैं, जिसे हम, शिवम भी सही लिख रहे हैं, जिसे हम दास युग। मार्क्स ने इतिहास के दूसरा युग की बात की, वह था दास युग, वह था दास युग। दास युग में क्या हुआ कि कुछ शक्तिशाली लोगों ने, जो मानसिक रूप से, बुद्धि से तेज थे, तेजस्वी थे, और उनमें दूसरे पर शासन करने का स्किल था, कौशल था, हो सकता है वो शारीरिक रूप से भी सबल हो, तो कुछ लोगों को अपना दास बना दिए, जो बौद्धिक रूप से, जो जिनकी आइडिया स्ट्रांग नहीं थी, जो ब्राइट नहीं थे, जिसके पास इंटेलिजेंसिया नहीं थी, जिसके पास बुद्धि का अभाव था, सभी लोगों ने क्या किया, सभी लोगों ने मिलके, कुछ माने जो शक्तिशाली थे, वह कुछ लोगों को अपना दास बना लिए। दास माने गुलाम, स्लेव बना लिए। जब गुलाम बना लिए, कुछ लोगों को गुलाम बना लिए, अब यहाँ पर समाज में पहला जो आदिमवादी समाज, अभी शिवम ने लिखा था आदिम समाज, साम्यवादी, सब बराबर थे। अभी विवेक ने भी लिखा था, न कोई अमीर था न कोई गरीब था, सभी बराबर थे। अब स्थिति दूसरे युग में बदली है। बदली क्या है कि कुछ लोग शासक हो जाते हैं, कुछ लोग बड़े हो जाते हैं, कुछ के पास संपत्ति आ जाती है। एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा था, हैव और हैव नॉट सब शुरू होता है। कुछ के पास है और कुछ के पास बिल्कुल नहीं है। क्या है उसके पास? केवल उसका श्रम है, वो श्रम करता है, अपने अपने शासक की गुलामी करता है और शाम को रोटी खाएगा। अब समाज में ये जो सोसाइटी, जो आदिम साम्यवाद में एकदम बराबर थी, अब यह सोसाइटी दो भागों में विभक्त हो जाती है, हैव और हैव नॉट्स में। कुछ के पास है और कुछ के पास नहीं है, कुछ के पास संपत्ति है और कुछ के पास संपत्ति नहीं है। संपत्ति नहीं है तो उसके पास क्या है दास युग में? केवल और केवल अपना श्रम करता है और शाम को रोटी खाता है। तो अब पूंजीपति, बहुत अच्छा लिखा अमन ने, तो एक पूंजी वाला आदमी हो गया, शासक वर्ग हो गया, और दूसरा शासित वर्ग हो गया, शोषक वर्ग हो गया, श्रमिक वर्ग हो गया, गुलाम वर्ग हो गया, दास हो गया। अब हैव और हैव नॉट समाज में शुरू हो गया। क्यों शुरू हुआ? कि कुछ शक्तिशाली लोगों ने, कुछ बुद्धिमान लोगों ने क्या कर दिया, संपत्ति बना ली, और कुछ के पास केवल रह गया अपना केवल श्रम। वो श्रम करेंगे तो खाएंगे। अब यहाँ समाज में कॉन्फ्लिक्ट माने द्वंद्व, तनाव उत्पन्न हो गया। तनाव उत्पन्न हो गया कि एक आदमी ठाट से खा रहा है, शासन कर रहा है, शोषण भी कर रहा है, कोड़े भी मार रहा है, और दूसरा लेबर वर्ग हो गया। तो ये दूसरा वर्ग आ गया। एक शासक वर्ग हो गया, पूंजीपति वर्ग हो गया, एक श्रमिक वर्ग हो गया। तो यहाँ मार्क्स ने कहा अभी श्रमिक नहीं आया है, अभी स्लेव है, वो गुलाम है, दास है, क्योंकि अभी तकनीक का बहुत विकास नहीं हुआ है। तो मालिक हो गया और उसके दास हो गए, गुलाम हो गए। लेकिन समाज में यहाँ अब द्वंद्व हो गया। बेटा बुर्जुआ बाद में आएगा, अभी हम लोग उस पर आ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही देखा, ये पूंजीवादी, ये रशियन शब्द है बुर्जुआ और सर्वहारा। बुर्जुआ कहते हैं कैपिटलिस्ट को, और सर्वहारा प्रोलेटरेट अंग्रेजी में इसे कहते हैं, जो सब कुछ हार गया हो, श्रमिक वर्ग। इस पर हम लोग आते हैं। तो पहले एज में देखा कि कोई
डिस्पैरिटी नहीं है, अनइक्वलिटी नहीं है, अनजस्टिस नहीं है, सब बराबर है। दूसरा युग आ गया कि मालिक हो गए और उनके गुलाम हो गए, जैसे ब्रिटेन ने हम लोगों को गुलाम बना रखा था। ठीक, तो बाहर से जितने लोग आए हमारे ऊपर शासन करने के लिए, हाँ, वो मालिक अपने श्रमिकों से सेवा करवाते थे, जिन्हें हम दास कहते हैं। तो यह संपत्ति आज समाज में प्रवेश हो गया दूसरे युग में, दास युग में। जो संपन्न था, शक्तिशाली था, वह दासों से काम कराने लगा, गुलामों से, और अपने आराम से रहने लगा। संपत्ति उसी के पास थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंशुल ने सही बात कही है। बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वह बिल्कुल सर है। नहीं नहीं, इंडिया में कहीं कोई ऐसा एज नहीं आया था। इंडिया में कोई भी, भारत में कोई ऐसा साक्ष्य स्लेवरी एज का नहीं। ये मार्क्स की कल्पना है, ये मार्क्स कल्पना की उड़ान भरता है और दुनिया में उसकी बातें सही नहीं हुई। ये बाद में हम लोग सोचेंगे, समझेंगे। पहले आप आइए, चलिए, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, मस्तिष्क वहां तक जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब तीसरे युग में आते हैं। तीसरे युग में जो दास थे, उन्होंने खेतों पर, बड़े बड़े लैंड पर आधिपत्य कर लिया और बड़े बड़े सामंत, इसको फेडरल एज या इसे सामंतवादी युग कहता है मार्क्स। तीसरा युग सामंतवादी युग होता है। बड़े बड़े किसान होते हैं, बड़े बड़े जमींदार होते हैं, और उनके खेतों पर काम करने के लिए श्रमिक होते हैं। इनके खेतों पर काम करने के लिए क्या होते हैं? श्रमिक होते हैं। ये मार्क्स की कल्पना है। और अभी उसमें नुक्ताचीनी आप लोग मत करिए, केवल मार्क्स को समझिए। मार्क्स कहाँ फेल हुआ, इससे डॉक्टर लोहिया में धज्जियां उड़ा दी। वो बहुत लोगों ने उसकी सही सही आलोचना कर ली, मार्क्स को पकड़ लिया था। अभी इतना ही समझिए कि बड़े बड़े जमींदार हो गए और उनके खेतों पर काम करने के लिए मजदूर हो गए। ठीक, अब समाज में पूंजी, खेत कुछ लोगों के, क्योंकि उस समय प्रोडक्शन का जो तरीका था वह केवल लैंड था, भूमि थी। भूमि ही से अन्न होता था और उस अन्न से ही पूरे समाज का पोषण होता था, पूरा समाज खाता था। तो अब समाज में तीसरा जो वर्ग बना वह था सामंत वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। अब देखिए, दास युग में शुरू हुआ तो दास बनाने वालों की संख्या सीमित थी और दासों की संख्या ज्यादा थी। दास जो रखते थे, जो मास्टर थे, उनकी संख्या सीमित थी और गुलामों की संख्या अधिक थी। जो दूसरा युग आया है सामंत युग, इसमें भी दुनिया के खेती पूंजी कुछ लोगों के हाथों में आ गई और बाकी लोग क्या हो गए? श्रमिक हो गए। ये दूसरा युग है। यहाँ द्वंद्व और बढ़ता है, तनाव और बढ़ता है। श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है, श्रमिक लगातार, श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इंक्रीज लेबर हो रहा है, और इधर जो लैंड होल्डर्स हैं, जो पूंजीपति हैं, वो इनकी संख्या घट रही है। ये मार्क्स की कल्पना है, ये मार्क्स की अपनी कल्पना है, मार्क्स की अपनी आइडियोलॉजी है। अब इसके बाद जो तीसरा वर्ग बनता है, ये आदिम साम्यवाद युग, दास युग और सामंत युग। सामंत युग में तनाव, थोड़ा सा द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट, डायलेक्टिव सिस्टम बढ़ता है फेडरल एंड लेबर के बीच, सामंत और श्रमिक के बीच। इसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, औद्योगिक क्रांति होती है, वैज्ञानिक क्रांति होती है, विज्ञान आगे बढ़ता है। विज्ञान कहते हैं कार्य और कारण का संबंध। जैसे इस समय गर्मी है, वातावरण में गर्मी है तो पसीना आ रहा है, तो पसीने आने का कारण क्या है? गर्मी। ये विज्ञान है। 2 और 2 बराबर 4 होगा, ये विज्ञान है। जहां परिणाम निश्चित हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनेगा, ये
ऑस्ट्रेलिया में भी बनेगा, भारत में भी बनेगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कनाडा में भी बनेगा, अमेरिका में भी बनेगा। ये विज्ञान है, इसका प्रयोग करके हम देख सकते हैं। यही विज्ञान है जहां काज हो और एक्शन हो। तो मार्क्स वैज्ञानिक है, भौतिकवादी है और वैज्ञानिक है, इसी को विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग बैठे हैं, उस विज्ञान का प्रयोग करके मोबाइल बन गई है, तो ये तकनीकी है। इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली बनती है, ताप से बिजली बनती है, सूरज के रोशनी से बिजली बनती है। बिजली पाइप, बिजली तार में आई और तार में बिजली आने के बाद हमारा जो पंखा लगा हुआ है उसमें मैग्नेट है, बिजली आई, करंट टकराता है मैग्नेट से और मैग्नेट पंखे को घुमा देता है। तो ये प्रौद्योगिकी है। तो मार्क्स कहता है कि वैज्ञानिक और तकनीकी या प्रौद्योगिकी का, तकनीकी का परिवर्तन होता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है। साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक जब बढ़ा तो जो खेत पर काम करने वाले थे, विज्ञान आया, स्टीम का इंजन आ गया, डीजल के इंजन आ गए, पेट्रोल के इंजन आ गए, तो फैक्ट्रियां चलने लगी। अब मार्क्स कहता है कि जो चौथा युग है वह पूंजीवादी युग है, कैपिटलिज्म है, वह पूंजीवाद है। दुनिया की पूंजी कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो गई और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन गई और उन फैक्ट्रियों पर काम करने के लिए बहुत सारे श्रमिक हो गए। अब इसमें देखिए, श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है और दुनिया की पूंजी कुछ पूंजीपति लोगों के हाथ में केंद्रित होती जा रही है। ये सब मार्क्स कह रहा है। और पांचवा युग आया और कहा कि इसमें द्वंद्व अपने चरम स्थिति पर, हाईएस्ट स्टेज पर डायलेक्टिव सिस्टम पहुंच जाता है। बहुत हाईएस्ट स्टेज पर हमारा द्वंद्व या तनाव पहुंच जाता है। किसके किसके बीच तनाव है? श्रमिक वर्ग के और पूंजीपति वर्ग के बीच। ये चौथे युग में तनाव बढ़ता है। और यहीं पर मैं एक बात यहां बताना चाहता था, पहले नहीं इसको कहा, इसलिए कि इसकी स्पष्ट यही कहूं कि मार्क्स का जो भौतिकवाद है या इसका जो कम्युनिज्म है, इसका जो साम्यवाद है जहां सभी बराबर हो जाएंगे, इस साम्यवाद के, मार्क्स के साम्यवाद के का कारण वैज्ञानिक है। इसलिए इसे, इस मार्क्सवाद को हम क्या कहते हैं? इस मार्क्सवाद को हम साइंटिफिक सोशलिज्म कहते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। क्योंकि मार्क्स ने ये इतिहास की जो व्याख्या की, मार्क्स ने जो बताया, आदिम साम्यवाद, आदिम प्रिग्मेटिक कम्युनिज्म, फिर स्लेवरी एज, फिर फेडरल एज, दास युग, आदिम साम्य युग, साम्यवादी युग, दास युग, और दास युग के बाद जो तीसरा युग आता है वह सामंतवादी, और चौथा युग आता है कैपिटलिज्म का। तो जैसे आप सबको मालूम है कि पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग पॉइंट पर आता है? पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट पर आता है। अब मार्क्स कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप सब लोगों को अब याद हो गया होगा। मार्क्स कहता है कि जिस तरह पानी, इसीलिए वो उसके समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है, साइंटिफिक सोशलिज्म कहा जाता है। मार्क्स ने कहा कि जब द्वंद्व खूब बढ़ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हाईएस्ट स्टेज पर हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, द्वंद्व अपने चरम अवस्था पर पहुंच जाएगा। किसके बीच? पूंजीपति
और श्रमिक वर्ग के। और इस प्रक्रिया में, पूरी प्रक्रिया में मार्क्स क्या बताता है कि पूंजीपति सीमित होते जाएंगे, दुनिया की पूंजी कुछ पूंजीपतियों के हाथ में केंद्रित होती जाएगी और संख्या बढ़ेगी किसकी। अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो संभव नहीं होगा, मैं लिखित रूप से दे दूंगा, बहुत संभव नहीं हो पाएगा इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं क्लास में तो कर रहा था तो इतने दिन लग गया, तो प्लीज आप इसको समझते जाइए, इतनी हिंदी तो आती है और उतना तो मैं टर्म यूज कर रहा हूं। हाईएस्ट स्टेज पर पहुंच जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, डायलेक्टिव सिस्टम, और बाकी ये अमन वगन सब अंग्रेजी के बच्चे हैं, वो समझ ही रहे हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम के बहुत हैं, लेकिन 90% 99% तो आपके हिंदी के हैं। और मैं फिर इसको भेज दूंगा पीडीएफ, मैं अकेला आदमी हूं जो पीडीएफ भेजता हूं हिंदी अंग्रेजी में, इसे आप समझिए। और इतनी अंग्रेजी आती है, मैं वही अनुवाद करने लगूंगा तो फिर हम यही नहीं पढ़ा पाएंगे, कोर्स कभी नहीं हो पाएगा। तो बेटा सुनिए, आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको हिंदी नहीं है। हाईएस्ट स्टेज पर पहुंच जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट किनके बीच है, प्रोलेटरेट और लेबर्स के बीच। बहुत आसान चीज है ये, आप समझ रहे हैं। कैपिटलिस्ट पूंजीपति के बीच और लेबर के बीच तनाव बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट बनेगा, इसी को वो डायलेक्टिव सिस्टम कहता है, द्वंद्ववाद कहता है। और जैसे मैंने समझा, आपको बताया, हम लोग बातचीत कर रहे थे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा, उबाल पर आएगा। उसी तरह कार्ल मार्क्स कहता है कि जब पूंजीवाद आएगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाएगा, विज्ञान, साइंस और टेक बढ़ेगा, समाज में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व बढ़ेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, प्रोडक्शन दुनिया में बढ़ जाएगा, और उसके प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सारा लाभ किसको मिलेगा, पूंजीपति को, दुनिया की पूंजी। अब पूरा मार्क्सियन नहीं पढ़ा रहा हूं, ये पहले तो उसके एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिकल एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं, इतिहास की आर्थिक व्याख्या। तो लेबर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। वहीं पर कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी 1848 में, 1848। किताब का नाम था, पुस्तक का नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। नहीं बेटा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स कहता है, यही जब 100 डिग्री माने कॉन्फ्लिक्ट हाईएस्ट स्टेज पर, गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर और होता जाएगा, तो जिस तरह पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाता है, सेम कंडीशन वही होगी। तब मार्क्स यहां पर एक स्लोगन देता है, मार्क्स यहां पर एक नारा देता है। मार्क्स अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में 1848 में कहता है, क्या कहता है, मार्क्स कहता है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए केवल बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा संसार है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए केवल बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा क्या है, संसार है। दुनिया के मजदूरों क्या हो जाओ, एक हो जाओ, तुम्हें क्या है, तुम्हें खोने के लिए केवल बेड़ियां हैं और पाने के लिए यह पूरा संसार है। ये मार्क्सियन थ्योरी थी। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों, क्या था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए बेड़ियां
और पाने के लिए पूरा संसार है। किसी का माइक बेटा ऑन है, अभी माइक को म्यूट कर लीजिए। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम एक होने के लिए बेड़ियां हैं। तुम अपनी बेड़ियां, अपने बंधन तोड़ दो, अपने जंजीरों को खोल दो, अपनी बेड़ियों को खोल दो। बेड़ियां और पाने के लिए पूरा संसार है। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, लेबर्स ऑफ द वर्ल्ड, यूनाइट, you have chance to lost and the whole world to gain, और पूरा संसार आप सबको प्राप्त करना है। ठीक, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें पान खोने के लिए बेड़ियां अपने बंधन तोड़ दो। क्रांति का आह्वान कर रहा है। लेबर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मजदूरों, यूनाइट हो जाओ, और यू हैव चेन्स टू लॉस, चेन को, बंधनों को तोड़ दो, और पूरे संसार को, एंड द होल वर्ल्ड टू गेन, और पूरे संसार को प्राप्त कर लो। तो ये दुनिया के ये जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, होल वर्ल्ड, ये दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, श्रमिक एक हो जाओ। यहीं पर मार्क्स कहता है कि यहीं पर क्रांति होगी, यही क्रांति होगी। और क्रांति के बाद अब जो पांचवा युग आएगा वह होगा कम्युनिज्म, वही होगा साइंटिफिक सोशलिज्म, वही होगा समाजवाद, वही होगा साम्यवाद। क्या होगा? क्रांति होगी और पूंजीपति वर्ग को समाप्त कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, डिमोलिश कर दिया जाएगा, धाराशायी कर दिया जाएगा। हिंसक क्रांति से पूंजीपति वर्ग का खात्मा हो जाएगा, समापन हो जाएगा। कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। और प्राइवेट प्रॉपर्टी जब नहीं होगी तो इक्वलिटी आ जाएगी, टोटल इक्वलिटी आ जाएगी। किसी के पास कोई संपत्ति नहीं होगी। संपत्ति पर उसका नाम ही है समाजवाद। समाज माने समाज का, वाद माने विचार। सोशलिज्म, इज्म है सोसाइटी का। पूरे समाज की पूंजी पर पूरी सोसाइटी का अधिकार होगा। बिल्कुल, प्राइवेट प्रॉपर्टी डिमोलिश्ड, निजी संपत्ति का अंत हो जाएगा। और जब निजी संपत्ति नहीं होगी तो कोई वर्ग नहीं होगा, समाज में एक वर्ग होगा, पूरा समाज एक होगा, न कोई अमीर होगा न कोई गरीब होगा, कोई बुर्जुआ नहीं होगा, कोई प्रोलेटरेट नहीं होगा, कोई लेबर नहीं होगा, कोई कैपिटलिस्ट नहीं होगा, कोई पूंजीपति नहीं होगा, कोई श्रमिक नहीं होगा, सभी बराबर हो जाएंगे। इसी को कहते हैं मार्क्सवाद। या यही सब लिखना आएगा। आप फर्स्ट पेपर भी आपका तैयार हो गया, फर्स्ट पेपर तैयार हो गया, आप थोड़ी सी और पढ़ाएंगे तब आपको छोड़ेंगे कि कल हमको वैज्ञानिक समाजवाद यहाँ पढ़ाना आसान हो जाएगा। तब हम रशिया का, तब हम चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं को पढ़ाना, हमें सब आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल अंशुल ने ठीक कहा। आप मार्क्सियन थ्योरी पढ़ लिए, मेटेरियलिस्टिक पढ़ लिए, आइडियोलॉजी पढ़ लिए, ठीक है, सब ये उसी पर बेस्ड है। नहीं बेटा, मार्क्सियन थ्योरी, मेटेरियलिस्टिक थ्योरी, आइडियोलॉजी पर बेस्ड नहीं है। हाँ, यह मार्क्सवाद की विचारधारा और उसका भौतिकवाद, उसके भौतिकवादी सिद्धांत पर आधारित है, उसके मेटेरियलिज्म पर आधारित है सारा सिद्धांत। उसका मार्क्सियन थ्योरी मेटेरियलिज्म थ्योरी है, मेटेरियलिस्टिक थ्योरी है। ठीक, आप सही समझ रहे हैं। तो सब समान हो जाएंगे। अब इसमें काम कैसे चलेगा? इस समाजवाद में काम कैसे चलेगा? दो चीज आपने देखा ना कि वर्ग बने हैं,
तो जब समाजवाद आएगा, साम्यवाद आएगा, मार्क्सवाद आएगा, क्रांति हो जाएगी, तो क्या होगा? हर व्यक्ति समान हो जाएगा, निजी संपत्ति नहीं होगी, अब वर्ग नहीं होगा, हैव और हैव नॉट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो समाप्त हो जाएगा। नो डिवीजन ऑफ हैव एंड हैव नॉट। वर्ग और है, कुछ के पास संपत्ति है और कुछ के पास नहीं है, यह स्थिति समाप्त हो जाएगी, इक्वलिटी आ जाएगी और समाज में केवल एक वर्ग होगा, वह वर्ग होगा केवल समाज, उसमें कोई क्लास नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा, तो क्लासलेस सोसाइटी होगी। मार्क्स कहता है स्टेट भी नहीं होगा, क्योंकि जितना एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, यह स्टेट का बहाना लेके होता है। राज्य के कानून गरीबों का हनन करते हैं, पूंजीपतियों को मदद करते हैं, तो मार्क्स ने कहा ये स्टेट भी नहीं होगा, राज्य, तो राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज होगा। इसी को कहते हैं मार्क्सवाद। अब मार्क्सवाद में काम कैसे चलेगा? हर व्यक्ति मजदूर ही तो रहेगा नहीं, उसमें डॉक्टर्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, टेक्नोक्रेट भी होंगे, ब्यूरोक्रेट भी होंगे। काम कैसे चलेगा? बड़े अधिकारी होंगे, छोटे अधिकारी होंगे, क्लर्क होंगे। मेरी आवाज पहुंच रही है ना? अब पहुंच रही होगी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। तो अब काम कैसे चलेगा? अब काम कैसे चलेगा? अब मैंने कहा कि क्लासलेस सोसाइटी होगी, कोई वर्ग, श्रमिक वर्ग, सर्वहारा वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, प्रोलेटरेट वर्ग, ये नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति, अब तो आवाज पहुंच रही होगी, अब आवाज तो पहुंच रही है ना? अब आवाज पहुंच रही है ना? अब पहुंच रही होगी। एक प्रोफेसर साहब का फोन आ गया था, आ रहा था उसी में, इसीलिए आवाज नहीं आ रही। तो प्रत्येक व्यक्ति, कोई वर्ग नहीं होगा, सभी बराबर हो जाएंगे, चाहे वो क्लर्क हो, श्रमिक हो, खेत में काम करने वाला हो, सभी तो बराबर हो गए, क्योंकि निजी संपत्ति किसी के पास नहीं है, किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। वीडियो तो मेरी जा ही रही है। वॉइस और वीडियो अब तो मैं दिखाई दे रहा हूं सबको। आवाज जा रही होगी, अब आवाज जाएगी, वो बीच बीच में बार बार डिस्टरबेंस हो जा रहा है। ठीक, तो कोई सोसाइटी नहीं होगी, कोई समाज में कोई वर्ग नहीं होगा, हैव और हैव नॉट्स का जो डिवीजन होके दो वर्ग बन गए थे, एक सर्वहारा वर्ग, एक एक प्रोलेटरेट और एक कैपिटलिस्ट, ये कोई क्लास नहीं होगा। दो वर्ग नहीं होंगे, श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग, ये दोनों वर्ग नहीं होंगे, कोई वर्ग नहीं होगा, कोई वर्ग नहीं अब होगा। तो मार्क्स ने कहा कोई वर्ग नहीं होगा, कोई पूंजीपति, कैपिटलिस्ट, और एक कैपिटलिस्ट की सोसाइटी हो गई, वर्ग हो गया, क्लास हो गया, और एक प्रोलेटरेट का, एक लेबर वर्ग हो गया, कोई वर्ग नहीं होगा, सभी बराबर हो गए।
क्योंकि किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो सारे लोग क्या हो गए? बराबर हो गए, सभी बराबर हो गए, सभी बराबर हो गए। तो अब समाज में मार्क्स ने कहा कोई वर्ग नहीं होगा। जब साम्यवाद आएगा, मार्क्सवाद आएगा, तो समाज में कोई वर्ग नहीं होगा। अब जल्दी बेटा समाप्त कर रहे हैं और कल से उस पर आ जाएंगे। तो समाज में अब कोई वर्ग नहीं होगा। और राज्य को वो बनाए, सामने मार्क्स राज्य को बनाए नहीं रखना चाहता है, क्योंकि मार्क्स ही शोषण का यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन है, यह शोषण करने वाला एक यंत्र है। तो इसलिए उसने कहा कि ये भी नहीं होगा, हर व्यक्ति बराबर हो गया। तो काम कैसे चलेगा? वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, मार्क्स कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार समाज से ग्रहण कर लेगा। आवश्यकता के अनुसार अपने समाज से क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार ले लेगा। डॉक्टर अपना काम करेगा, मजदूर अपना काम करेगा, बड़े अधिकारी अपना काम करेंगे, और संपत्ति किसी की होगी ही नहीं, निजी संपत्ति है ही नहीं, सब संपत्ति सार्वजनिक है। प्राइवेट रेवोल्यूशन के बाद, क्रांति के बाद, प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगी, सार्वजनिक संपत्ति हो जाएगी, निजी संपत्ति नहीं होगी। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार काम करेगा और आवश्यकता के अनुसार उसी समाज से ग्रहण कर लेगा, ले लेगा, लेकिन निजी संपत्ति नहीं बनाएगा। एवरी पर्सन विल वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड कैपेसिटी एंड विल टेक केयर ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द नीड। उनकी जैसी आवश्यकता होगी वैसा वो ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, एक वस्त्र की आवश्यकता होगी तो एक वस्त्र चला के अपना काम चला लेंगे। इस तरह की सुनहरी सुंदर परिकल्पना मार्क्स ने की। एक बात और, दो तीन बातें और महत्वपूर्ण है। मार्क्स ने कहा कि जो हैव और हैव नॉट्स का द्वंद्व जो स्लेव एज से शुरू हुआ, दास युग से शुरू हुआ, स्लेवरी एज से शुरू हुआ, वह द्वंद्व हमेशा बना रहेगा। वो डायलेक्टिव सिस्टम हमेशा बना रहेगा, वो तनाव बना रहेगा। तनाव का स्वभाव बदल जाएगा, नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो तनाव अमीर और गरीब के बीच था, गरीब बहुत गरीब हो गया था, अमीर बहुत अमीर हो गया था, और किसके बल पर अमीर था? इन्हीं श्रमिकों के बल पर उसके कारखाने से धुएं निकल रहे थे, चिमनियों से धुएं निकलते थे और वो पूंजी का मालिक हो गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सब बराबर हो गए। लेकिन और उसने कहा ना कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, खोने के लिए बेड़ियां, पाने के लिए संसार। और कहा कि हाईएस्ट स्टेज पर कैपिटलिज्म पहुंच जाएगा जब यह पूंजीवाद अपने चरम अवस्था पर होगा, हैव और हैव नॉट्स के बीच का अंतर, डिवीजन बढ़ता जाएगा तो क्रांति होगा। लेकिन मार्क्स के सपनों और मार्क्स की भविष्यवाणियों का कहीं भी सफल नहीं हुई, दुनिया में क्रांति एक साथ नहीं हुई। यही मार्क्सियन थ्योरी है। और मार्क्स अपने को सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक कहता है। लोकतांत्रिक इसलिए कहता है मार्क्स कि संसद बातों की दुकान नहीं है। हम लोकतंत्र में सबसे उद्योगपति के वोट की कीमत एक और देश के गरीब आदमी की वोट की कीमत, ये लोकतंत्र हो सकता है। लेकिन मार्क्स कहता है कि असली डेमोक्रेसी हम लोगों की है। लेकिन वहां एक ही दल होता है, कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरे जहां जहां साम्यवाद है एक दल होगा, और एक दल में किसी प्रकार का
दूसरी पार्टी के लिए स्थान नहीं होगा साम्यवादियों। क्यों? क्योंकि मानते हैं कि दूसरी पार्टी आएंगी तो फिर पूंजीपति जाग जाएगा, फिर द्वंद्व हो जाएगा। तो वो मार्क्स साम्यवाद के अलावा, कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी को स्वीकार नहीं करते हैं। अब यहां से आपको चाइना का संविधान आसानी से समझ में आ जाएगा। यही है मार्क्सवाद। अब इसके बाद दुनिया में अलग अलग साम्यवाद के प्रयोग हुए। जब मार्क्स की भविष्यवाणियां दुनिया में सत्य साबित नहीं हुई तो रसा में 1917 में, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होता है, मार्क्सवादी क्रांति होती है, मार्क्सियन क्रांति होती है, रेवोल्यूशन होता है। और वहां पर चूंकि वहां पर पूंजीपति वर्ग नहीं था, वहां पर बुर्जुआ था। बुर्जुआ माने साम्राज्यवादी, बड़े बड़े राजा महाराजा थे। तो लेनिन ने कहा कि ये जो राजा महाराजा है ना, यही पूंजीपति हैं, इन्हीं के विरुद्ध साम्यवाद लाना है। तो वहां क्रांति हुई। माओ के नेतृत्व में, माओ से तुंग के नेतृत्व में चाइना में क्रांति हुई। और चाइना का जो संविधान है वह टोटल पूर्ण रूपेण, टोटली इंटायर द चाइना कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन मार्क्सियन थ्योरी, वह साम्यवाद के सिद्धांतों पर, वैज्ञानिक समाजवाद पर चीन का संविधान आधारित है। दुनिया में कहीं भी जब साम्यवाद, मार्क्स की भविष्यवाणी सफल नहीं हुई तो रसिया में लेनिन ने अपने तरह से अपनी व्याख्या की, माओ ने चीन में व्याख्या की और वहां कम्युनिज्म शासन स्थापित किया। फिडेल कास्ट्रो ने क्यूबा में क्रांति की चे गुएवारा के नेतृत्व में, और इसी तरह चाउसेस्को ने रोमानिया में किया। और सबसे जिस संविधान को हमें पढ़ना है वह चीन में यह क्रांति माओ त्से तुंग ने की, जो गुरुला छापेमार बड़े बड़े जमींदारों को धाराशायी करके वहां साम्यवाद, श्रमिकों की सत्ता स्थापित होती है। तो इसी के आधार पर, क्योंकि ये बताना जरूरी था, वही आर्थिक लोकतंत्र। वो कहते हैं कि हम वोटों की राजनीति वाले नहीं है, हमारा साम्यवाद असली क्या है, प्रत्येक व्यक्ति, निजी संपत्ति नहीं है, तो प्रत्येक व्यक्ति क्या है, बराबर है, इक्वल है। और इसी आधार पर हम लोग कल चाइना का साम्यवाद, चाइना के संविधान की मुख्य विशेषताओं को पढ़ेंगे। ये सब बताना बहुत अनिवार्य था, तभी आप साम्यवाद को समझेंगे और इस आइडियोलॉजी को, इस रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को, आइडियोलॉजी थ्योरी कहिए, आइडियोलॉजी नहीं, इस क्रांतिकारी वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा को जब हम लोग पढ़ लिए हैं तो हमें रसा के संविधान को पढ़ने में आसानी होगा। आप सब इतनी संख्या में जुड़े, सबने सुना, रिकॉर्डिंग से